There are situations when employer provides loan to their employees. जब भी इस तरह के लोन्स एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, so definitely they will be getting some benefits. The employee will be getting some benefits. What kind of benefits? If the employee, instead of taking that loan from the employer, अगर वो लोन बैंक से लेता है तो उसको बैंक में ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है. सो इसी के वजह से कभी कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पैसे लेंड करता है जब एम्प्लॉय को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. And that amount, that loan which the employer provides, they are at concessional rate. Concessional rate मतलब जो रेट बैंक चार्ज करता है नॉर्मल लोन्स के लिए, पर्सनल लोन्स के लिए, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयर चार्ज करते हैं. देयर आर सिचुएशंस, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन देयर आर सिचुएशंस वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स पर्सनल लोन to their employees at concessional rate as compared to commercial banks. So we are going to find out the perquisite value in respect of interest free loan or loan at concessional rate of interest. So if a loan is given by an employer to employee, it is perquisite and chargeable to tax. However, there are certain steps. How do we actually find out the amount of taxable perquisite? We have to follow these 5 steps. So step number 1 is find the aggregate outstanding balance for each loan as on the last day of each month. So starting on 1st of April of our previous year, on every last day of the month, like 30th of April or 31st of May, like that, we have to find out what is the outstanding balance of loan amount. Now step 2, find out rate of interest charged by the State Bank of India as on the first day of previous year. So for us it is 1st of April 2019. मैं वापस बताता हूँ स्टेप 1 क्या है. स्टेप 1 है हर मंथ के एंड का लोन का बैलेंसिंग अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है. सो जैसे अप्रैल 30th को जो भी लोन मैंने अपने एम्प्लॉयर से लिया है, वो लोन में मैं तो कुछ लोन मतलब क्या है, आई हैव टू रीपे इट बैक टू माई एम्प्लॉयर. सो जो भी पैसा बचा हुआ है अभी तक रीपे करना, वो अमाउंट को फाइंड आउट करना है एज ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. तो हर मंथ का अलग अलग इंटरेस्ट रेट हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ता है. स्टेप 2 में क्या है, मेरे को फाइंड आउट करना है 1st of April, मेरा जो प्रीवियस ईयर है, वॉट एवर प्रीवियस ईयर आई एम फॉलोइंग, फॉर आस वी आर फॉलोइंग 1st of April 2019 टू 31st of March 2020. सो ये जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का बिगनिंग डेट दैट इज 1st of April 2019 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या रेट है लोन का. ठीक है, तो जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है, स्टेप 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच मंथ ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट रेट मेंशन्ड इन स्टेप 2. सो स्टेप 2 में जो भी हमको इंटरेस्ट रेट मिला 1st of April 2019 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो रेट हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ. तो हमें इंटरेस्ट अमाउंट आया. अच्छा, फ्रॉम द टोटल स्टेप 4, फ्रॉम द टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन स्टेप 3, डिडक्ट एनी इंटरेस्ट सो रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉयर कभी कभी कंसेशनल रेट ऑफ लोन प्रोवाइड करता है. सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट द एम्प्लॉयर इज रिकवरिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय, वो अमाउंट को डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल इंटरेस्ट. ठीक है, सो बैलेंसिंग अमाउंट जो भी हमारा आया डिडक्ट करने के बाद, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. However, अभी आगे देखते हैं. Interest free loan is however not taxable in the following 2 situations. There are 2 situations when loan if given by the employer is not taxable as perquisite. वो टैक्स फ्री होता है. कौन सा सिचुएशन है? पहला सिचुएशन है अगर टोटल अमाउंट ऑफ लोन, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़. अगर 20,000 रुपये से कम का लोन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, नथिंग इज टैक्सेबल एज परक्विजिट.
And second situation is if interest free loan is given to employee for medical treatment in respect of specified disease. Now specified disease मतलब income tax में there are certain diseases के नाम लिखे हुए हैं जो रूल 3 कैपिटल ए में लिखे हुए हैं, ठीक है. सो ये रूल 3A में देर आर मैनी डिजीजेस, डेडली डिजीजेस, जिसका ट्रीटमेंट के लिए अगर आप लोन लेते हैं सो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ नॉट चार्जेबल एज परक्विजिट, ठीक है. नाउ तो जो भी लोन एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को टू मीट मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस फॉर डिजीजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजीजेस मेंशन्ड इन रूल 3A, वो टोटल अमाउंट पे कोई परक्विजिट नहीं लगता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो इंश्योरेंस करवा के रखता है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई भी अमाउंट रीइम्बर्स करती है एम्प्लॉय को, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू प्रोवाइड दैट इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस मनी टू द एम्प्लॉयर. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिचुएशन इज एम्प्लॉयर हैव गिवन अमाउंट ऑफ लोन to the employee for meeting medical treatment expenses as mentioned in rule 3A. रूल 3A के मुताबिक कुछ डिजीजेस लिखे हुए हैं, वो अपना या अपने रिलेटिव का ट्रीटमेंट करवाया और उसके लिए उसने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से. अभी क्या है, अगर इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट पेमेंट करती है इसी पर्पस में, मैं तो अपने रिलेटिव के ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो पूरा खर्चा तो मेरा एम्प्लॉयर दिया. अगर इंश्योरेंस कंपनी वापस से मेरे को वही पर्पस के लिए कुछ पैसे देती है तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलूं कि सर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने ये अमाउंट रीपे किया है, ये अमाउंट मुझे उन्होंने कंपनसेट किया है, ठीक है. सो अगर मैं बोलता हूं और वो अमाउंट जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दिया है वो अगर मैं अपने एम्प्लॉयर को लौटा देता हूं, सो नथिंग इज टैक्सेबल, नथिंग विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज परक्विजिट. लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी का जो भी फंड है, जो भी पैसे मेरे को कंपनसेशन के तौर पे मिला एंड आई केप्ट दैट मनी विथ मी, मैंने लोन भी लिया अपने एम्प्लॉयर से एट कंसेशनल रेट और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मुझे मिले वो भी मैंने रख लिया, तो फिर जो भी इंश्योरेंस कंपनी का फंड होगा वो पूरा अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स. पूरा मतलब उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा SBI के हिसाब से वो होगा हमारा परक्विजिट. चलिए, देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट कैप्सूल्स, हम लोग एक एक करके देखते हैं. इट विल क्लियर आर कॉन्सेप्ट इन दिस रिगार्ड. पॉइंट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एस टेक्स अ लोन ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन May 1, 2019 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स. मेडिकल ट्रीटमेंट इज स्पेसिफाइड इन रूल 3A. हॉस्पिटल बिल इज ₹2 lakh. चलिए, तो रूल 3A के मुताबिक डिजीज जो भी मेंशन्ड है उसके लिए मिस्टर एस ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया ऑन May 1 एंड इट फॉल्स अंडर द एक्सेप्शनल कैटेगरी, जिसमें जो भी अमाउंट ऑफ लोन एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज हो, इट इज़ नॉट चार्जेबल एज परक्विजिट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स टेक्स अ लोन ऑफ ₹3 lakh फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन May 1, 2019 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज एक्स. मेडिकल ट्रीटमेंट इज स्पेसिफाइड इन रूल 3A. अभी तक सेम है, जो क्वेश्चन 1 है वैसे ही है. हॉस्पिटल बिल ₹2 lakh. इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹50,000 इज रिसीव्ड ऑन October 15, 2019 विच इज रिटेन्ड बाय मिस्टर एक्स. तो एक बार क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं. मिस्टर एक्स को लोन मिला अपने एम्प्लॉयर से ₹3 लाख का 1 May 2019 को फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस एक्स, ठीक है. हॉस्पिटल का बिल ₹2 लाख आया, ठीक है. तो ₹3 लाख का लोन मिला, ₹2 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है. इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम उन्हें दिया 50,000 का October 15 को. तो देखिए किस तरह से इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन 50,000 विल बी चार्जेबल इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स. जो भी लोन, देखिए खर्चे से मैटर नहीं करता है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ लोन, द क्वांटम ऑफ लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर मीटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट of diseases mentioned in rule 3A, वो loan is not chargeable to tax as perquisite. But if the insurance company meets insurance claim, अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम पे करती है in this case which is ₹50,000, ठीक है. So if that ₹50,000 is kept by Mr. S, then the entire amount of Mr. S का जो ये 50,000 है
उस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल का रेट बैठाइए एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर एक्स टेक्स अ लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर होगा यहाँ पे ऑन May 28, 2019। नो अदर लोन इज टेकन सो फार। देखिए, सिंस द अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड ₹20,000 नथिंग इज टैक्सेबल। ठीक है, सो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट देर आर टू एक्सेप्शंस। वन इज द क्वांटम ऑफ loan which if not exceeds ₹20,000 nothing is chargeable to tax, and the other is medical treatment of Rule 3A diseases. So यहाँ पे 15,000 ही लोन का अमाउंट है तो nothing will be chargeable to tax. Now question 4, Mr. S takes a loan of ₹15,000 from his employee on May 28, 2019. Another loan of ₹5,500 is taken from the employer on July 17, 2019. देखिए, सो एक बार यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मिस्टर एस ने 15,000 रुपये का लोन लिया May 28, 2019 को। ठीक है, और वापस उन्हें कुछ और पैसे की ज़रूरत पड़े कब, July 17, 2019 को। सो ही अप्रोच्ड हिज एम्प्लॉयर एंड आस्क्ड फॉर अनदर ₹5,500। सो तो टोटल अमाउंट ऑफ लोन क्या हो गया, जुलाई के बाद, जुलाई तक उनका लोन था 15,000, जुलाई के बाद उनका लोन का अमाउंट हो गया 20,500 रुपया, 20,500 rupees. So let us see how do we actually solve this question. So till May 28, the aggregate amount of loan does not exceed 20,000. So nothing is taxable as perquisite. However, the aggregate amount of loan exceeds ₹20,000 on July 17 to ₹20,500, है कि नहीं। सो जुलाई 17 को क्वांटम ऑफ लोन जो है वो 20,000 को क्रॉस करके 20,500 पे चला गया। सो टिल May 28, क्योंकि 20,000 को नहीं टच किया तो May 28 तक नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन जुलाई तक एक्चुअली, लेकिन जुलाई के बाद से लोन का अमाउंट 20,500 पहुंच गया। सो इंटरेस्ट ऑन 20,500 एट द रेट mentioned on April 1, 2019 will be chargeable to tax with effect from July 17, 2019. So July 17, 2019 से हम लोग वो रेट पे हम लोग चार्ज करेंगे जो रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल में बताया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर एस takes a loan of ₹1,70,000 from his employer on October 1, 2003. It is repayable by way of quarterly installments. Find taxable amount of perquisite in respect of loan for the assessment year 2020-21. देखिए, तो मिस्टर एस जो है उन्होंने 1,70,000 का लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से 1 अक्टूबर 2003 में, और वो क्वार्टरली रीपे करते हैं। ठीक है, क्वार्टरली रीपे करने का मतलब है हर तीसरे मंथ ही मेक्स अ पेमेंट। सो फाइन टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्विजिट। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे सिंस द लोन इज टेकन ऑन October 1, 2003 एंड इट इज रीपेबल ऑन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन April 1 is 20,000. The perquisite, in this case the perquisite, it is not exempt from tax as the amount of original loan is more than 20,000, so it is taxable. So अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करें October 1, 2003 से हर क्वार्टरली पे आप इसको रीपे करिए, हर क्वार्टर में इसको आप रीपे करिए, करते 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 आप जितने भी, जब आप 1 अप्रैल 2019 में पहुंचेंगे, सो आपका अमाउंट आ रहा है 20,000। सो आपको आपके दिमाग में रहेगा कि ऑन 1 अप्रैल माई लोन अमाउंट इज़ नॉट एक्सीडिंग 20,000, सो नथिंग शुड बी टैक्सेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, सिंस ओरिजिनल लोन अमाउंट वॉज 1,70,000 रुपीज़। सो ओरिजिनल लोन का जो भी अमाउंट रहेगा, अगर वो 20,000 से एक्सीड करता है तो फिर इट इज़ चार्जेबल टू टैक्स। चलिए क्वेश्चन 6, मिस्टर एस इज एम्प्लॉयड बाय ए लिमिटेड ऑन June 1, 2019 द कंपनी गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन ऑफ ₹14 lakh. लोन इज रीपेबल विद इन 5 years, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेट 8.65%। चलिए, तो यहाँ पे लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन April 1 फॉर सिमिलर लोन इज 8.65%। ठीक है, और मुझे तो उन्होंने, मेरे जो एम्प्लॉयर है ए लिमिटेड है, वो मुझे ये लोन मुफ्त में दिए हैं, आई डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट। सो
लो अगर 8.65% के हिसाब से इफ आई फाइंड आउट द क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट, इट इज कमिंग टू 1,09,17 रुपीज. ठीक है, सो इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर एस. ठीक है, तो 8.65% को अगर आप मल्टीप्लाई करिए 14 लाख के साथ, 14 लाख के साथ, यू विल कम टू द अमाउंट ऑफ 1,09,17 रुपीज. सो इट इज चार्जेबल टू टैक्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. मिस्टर एस इज एम्प्लॉयड बाय बी लिमिटेड ऑन April 1, 2019. It takes car loan of rupees 12,50,000 rupees from B Limited. B Limited recovers interest at the rate of 2.5% per annum from Mr. S. State Bank of India lending rate is 9.25%. ठीक है, सो B Limited जो है, मेरे को B Limited ने 12.5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया है एंड B Limited चार्जेस 2.5% पर एनम एज इंटरेस्ट. वेयर एज सेम लोन अगर मैं बैंक से लेने जाऊं, सो बैंक में मेरे को 9.25% ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेंडिंग रेट ऑन सिमिलर लोन इज 9.25%, राइट? and the amount, the interest rate which B Limited is charging is 2.5%. so 9.25 से 2.5 को माइनस करिए, so that is the benefit that Mr. S is deriving out of this loan. so 12,50,000 मल्टीप्लाई करो उसको 6.75% से, we will get 84,375 rupees. that is the amount of interest, that is a benefit deriving by Mr. S out of this loan, that is chargeable to tax. Now question number 8. C Limited gives the following interest free loan to Mr. S, an employee of the company. Rupees 15,000 for child's education and rupees 5,000 for purchasing a refrigerator. No other loan is given by C Limited. So nothing is taxable in the hands of Mr. S as the amount of loan does not exceed rupees 20,000. So यहाँ पे ये child's education हो या कोई भी पर्पस हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ रूल 3A डिजीजेस, अगर चाइल्ड एजुकेशन भी होता तो भी वो चार्जेबल होता, क्योंकि यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर रहा लोन का अमाउंट, इसलिए नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स. चलिए क्वेश्चन 9. मिस्टर एक्स टेक्स एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ रुपीज 7 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर PQR लिमिटेड ऑन June 16, 2019 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ who is suffering from disease specified in Rule 3A. Mrs. X is also covered under a mediclaim insurance cover. Insurance company reimburses her of the hospitalization charges of rupees 2,50,000 on January 1, 2020. ठीक है, सो ये याद रखना है, January 1, 2020 में वो इंश्योरेंस का कवरेज हो गया. तो एक बार वापस यहाँ तक समझ लेते हैं कि क्या हुआ. मिस्टर एक्स ने PQR लिमिटेड से 7 लाख रुपए का लोन लिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ, जिनको डिजीज़ हुआ है रूल 3A के मुताबिक, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सो January 1, 2020 में 2,50,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस का मेडिक्लेम उन्हें मिला, मिसेस एक्स को मिला, फॉर मीटिंग दिस एक्सपेंसेस. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, मिस्टर एक्स हैज़ टू पे 12,000 per month on the 7th day of each month starting November 2019. Ascertain the taxable value of perquisite in respect of interest-free loan for the previous year 2019-20. State Bank of India lending rate for similar loan is 18.5% per annum. The amount paid by insurance companies retained by Mr. X. So यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया फॉर द डिजीजेस, मेडिक्लेम जो भी पेमेंट किया, वो मिस्टर एक्स ने रख लिया अपने पास. ठीक है, सो आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा. एक बार ये एक्सप्लेनेशन अच्छा से देखते हैं. दी परक्विजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर प्रोवाइडेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजीजेस स्पेसिफाइड इन रूल 3A इज नॉट टैक्सेबल. ठीक है, ये एक्सेप्शन में आता है हमारा. तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये लोन
मिस्टर एक्स ने लिया अपने एम्प्लॉयर PQR लिमिटेड से, सो नथिंग इज टैक्सेबल. बट however, it will not include that amount has been reimbursed to the employee under any medical treatment, medical insurance scheme. ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है, सो वो ये एग्जेम्पशन में नहीं इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, सो देयर फोर आउट ऑफ लोन ऑफ 7 लाख ग्रांटेड टू मिस्टर एक्स, 2,50,000 reimbursed by insurance company on January 1, 2020 will be taken into account for computing taxable value of perquisite. ठीक है, सो जो भी 2.5 लाख रुपया मेडिक्लेम के तौर पे मिस्टर एक्स को मिला, वो मेडिक्लेम का जो अमाउंट है, जो क्लेम का अमाउंट उन्हें मिला, वो चार्ज होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेंडिंग रेट 18.5% के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने नहीं वो पैसा लौटाया अपने एम्प्लॉयर को. ठीक है, सो ये एक टेबल है, यहाँ पे देखिए 3 कॉलम मैंने बनाया है. एक है मंथ, एक है मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड देन इंटरेस्ट, जो भी परक्विजिट अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बताया हुआ है, पास में हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि 12,000 रुपीज़ करके जो मिस्टर एक्स है वो रीपे करेंगे ऑन 7th डे ऑफ द मंथ, ऑन 7th डे ऑफ द मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम January 1, 2020. ठीक है, सो यहाँ पे January 31 में हम लोग का यहाँ पे जो परक्विजिट वैल्यू है, रिमेंबर 7 लाख इज आउट ऑफ क्वेश्चन. 7 लाख को हम लोग नहीं परक्विजिट मानेंगे, क्योंकि दैट इज टेकन बाय मिस्टर एक्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, ऑफ रूल 3A डिजीजेस. लेकिन जो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट है, जो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट है 2,50,000, उस पर हम लोग को परक्विजिट चार्ज करना है. तो उस पर कितना परक्विजिट हम लोग चार्ज करेंगे, वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेंडिंग रेट 1 अप्रैल के हिसाब से जो भी है. तो यहाँ पे 18.5% का रेट है. सो 31 जनवरी से हम लोग ये करेंगे. क्यों करेंगे 31 जनवरी से? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है वो जनवरी में मिला. ठीक है, और मिस्टर एस जो है वो रीपे कर रहे हैं 12,000 रुपये करके अपने एम्प्लॉयर को. तो 2,50,000 में से 12,000 को आप माइनस करिए, जो बचा विच इज़ 2,38,000. 2,38,000 पे 18.5% फॉर 1 मंथ, ओनली फॉर जनवरी, क्योंकि फरवरी में वापस वो 12,000 रुपीज़ रीपे कर रहे हैं. सो 12,000 वो अगर वापस रीपे करते हैं आउट ऑफ 2,38,000, सो वी आर कमिंग टू 2,26,000. सो अगेन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी हम लोग फाइंड आउट करेंगे 18.5% इंटू 2,26,000 इंटू 1/12 फॉर ओनली 1 मंथ फरवरी. एंड अगेन फॉर मार्च हमारा 2,26,000 से अगेन 12,000 रीपे करना है, बचेगा हमारे पास 2,14,000. 2,14,000 के ऊपर अगेन वी विल बी चार्जिंग 18.5% इंटू 1/12. सो ये टोटल अगर हम लोग इंटरेस्ट करते हैं तो हमारा देखिए फर्स्ट कैटेगरी में आया 3,669, देन 3,484, देन 3,299. सबको ऐड करिए, total interest 10,452. So taxable value of perquisite for interest free loan is 10,452 for the previous year 2019-20. ठीक है, इसको अच्छा से देखना है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में. एंड ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन मिला. सो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी लोन हम लोग लेते हैं वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होता है. दैट कम्स अंडर द एक्सेप्शन ऑफ लोन. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज, अगर लोन का अमाउंट के बावजूद अगर जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो लोन लिए उसके अलावा अगर एम्प्लॉय कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करता है तो वो एक्सेप्शन में नहीं आता है. ठीक है, आपके यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी का जो भी पैसा है मिस्टर एक्स रिटेन कर लिए, लेकिन देयर इज़ अ रूल दैट ऑन 7th डे ऑफ ईच मंथ 12,000 जो है वो मिस्टर एक्स जो है वो रीपे कर रहे हैं अपने कंपनी को. सो वी विल कंसिडर एज इफ कि जो 12,000 है वो इंश्योरेंस कंपनी का भी फंड वो रीपे करेंगे. ठीक है, सो 2,50,000 जो है वो टैक्सेबल है. 2,50,000 से आप हर मंथ में 12,000 करके घटाइए, जो भी अमाउंट आपका मिला ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेंडिंग रेट को अप्लाई करना है. फॉर इंडिविजुअल मंथ वी विल फाइंड आउट द amount of interest which is chargeable to tax.